ज़मीर साहब, ये जो कुछ हालात एसडीपीआई के ऊपर आए हैं कि ये लोग कर रहे हैं एसडीपीआई को बैंड करना है, और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, मैं भी माध्यम के मुखांतर मेरे को मालूम हुआ कि इस गवर्नमेंट ने एसडीपी को बैन करने के चक्कर में करके, एसडीपी को बैन करने से कुछ होने का नहीं है। अगर ये बैन करना ही है इस गवर्नमेंट, तो तुम बजरंग दल को बैन करो, आरएसएस को बैन करो। एक तुम ऐसा एसडीपी का मेरे को एक कोई भी एक एग्जांपल एक दिखा दो कि एसडीपी ने ऐसा प्रो स्पीच दिया है किधर और किधर हल्ले किए। दिखाओ आप, हथियार किसके पास है? अब ओपन व्हाट्सअप के अंदर आ रहा है, आरएसएस के काम के अंदर ओपनिंग आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस तरीक़ा से तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे एसडीपी वाले। एसडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक दर्द रखिए, एक पार्टी बनाया गया है, वो पार्टी को आप बैन करेंगे मतलब क्या है इसका? अब ऐसे ही बैन करना है? कम्युनल पार्टी तो नहीं है वो, कौमुदी पार्टी नहीं है। कौमुदी पार्टी आरएसएस है, बजरंग दल है, उसको आप बैन करो पहला। हम इसको किसी हालत में हम एसडीपी को बैन करने नहीं देंगे। तो एक साजिश लगता है आपको? 100% साजिश है। क्या है, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारी भी कांग्रेस पार्टी करके एक पार्टी है, बीजेपी करके भी एक पार्टी है, जनता दल करके एक पार्टी है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, उनके भी जैसे पॉलिटिकल एक पार्टी के अंदर उनके वर्कर्स है। अभी उनके पार्टी के वर्कर ने किधर का हल्ला कर दिया, ये मतलब नहीं कि उनकी पार्टी की। अभी ऐसे बहुत से हल्ले होते, बीजेपी ने वाले भी बहुत से हल्ले किए उनके कार्यकर्ता ने, यानी बीजेपी के ऊपर नहीं बिलोंग होना। हम ये क्लेम थोड़ी कर सकते कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता ये हल्ला किया, उसको बीजेपी को बैन करो, ये कांग्रेस का पार्टी का ये फलाना आदमी हल्ला किया, उसको कांग्रेस पार्टी को बैन करो। ऐसा ना थोड़ी होता है। अरे भाई, उसके ऊपर एक्शन लो, हम कानून छोड़ के नहीं जाने वाले। उसकी तहकीकात करके चेक करना है। तहकीकात करो, अगर वो सही में उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उसकी गलती है, तो उसके ऊपर सजा लो, एक्शन लो। उसके लिए मना नहीं कर रहे हम। कोई भी गलत करेगा उसके ऊपर सजा लो। वो कोई वर्कर्स हो सकता है, ये नहीं मतलब कि आप पार्टी बैन कर दो। ऐसे बहुत से हादसे हुए, बहुत से बेंगलुरु के अंदर देखे होंगे। कभी कांग्रेस वाला किसको मारता है, बीजेपी वालों को मारता है, बीजेपी वाला कभी कांग्रेस को मारता है। ये नहीं मतलब नहीं कि दोनों बैन कर दो करके बोलो। जो करता है वो सजा भुगतता है। वो वैसे ही जो किया होगा एसडीपी के अंदर, कोई वर्कर्स है, वर्कर्स कोई हम ये नहीं करके वर्कर्स को लेते, तुम ये करो करके कोई पार्टी में ट्रेन नहीं करता है। हम रहने दो, कांग्रेस रहने दो, जनता दल रहने दो, एसडीपी रहने दो। भाई तुम अगर पार्टी में आएंगे, तुम ऐसा करके तुम हल्ला करो करके कोई पार्टी में नहीं रहता है। अभी उसका पर्सनल किया है, अब उसके पकड़ो, उसका पर एक्शन लो आप। ऐसा थोड़ी ना है कि एक पार्टी को आप बैन करेंगे, बैन करना ही है। अगर अमन सुकून हिंदुस्तान, कर्नाटका का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको सुकून होना, देश में हर आदमी भाईचारे से अगर जाना, तो आरएसएस को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो। मैं भी बहुत देश घुमा हूँ, हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देश में गया हूँ, सऊदी अरेबिया गया हूँ, लंदन गया हूँ, यूरोप गया हूँ। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो चाहत मोहब्बत से, भाईचारे से किधर नहीं है। वो अमन अगर आप बचाना चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, तो वो बंद करो, आरएसएस बंद करो, बजरंग दल बंद करो। ये नहीं कि आप एसडीपी बैन करो इधर कर्नाटका के अंदर। ये अमित शाह ने आज लखनऊ में ये कहा है कि कुछ भी हो जाए, जितना प्रोटेस्ट करना है आप लोग कीजिए, मैं सीए को बंद नहीं करूंगा, इस एक्ट को वापस नहीं लूंगा। इसके बारे में आप अभी वो कद्दू से हम उम्मीद क्या रख सकते हैं? बीजेपी से हम ये सरकार से उम्मीद नहीं रख सकते। उन्होंने टारगेट किया हुआ है दलित, मुसलमान और क्रिश्चियन को टारगेट किया हुआ है। हमको उम्मीद इनसे है ही नहीं। और ये प्रोटेस्ट तो अमित शाह का बाप भी बोलेगा तो हम बंद करने वाले नहीं है। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमको हक नहीं मिलेगा, ये एनआरसी प्लस सीएए जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। झटका लगा है, ये कद्दू को झटका लगा है, ये डर के बोल रहे हैं। इसके जो बोल आ रहे हैं ना, ये डर के बोल आ रहे हैं। बंद नहीं करेगा मतलब हम चुप बैठे थोड़ी वाले। हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है। हम ये गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है हमारे को, इसमें हक मिलेगा हमारे को, ये वापस लेंगे करके भी हम सोच रहे नहीं, मगर हमको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में हमको इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में 100% हमको इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं लगता ज़मीर साहब कि ये उनको ये लगता है कि 4 साल उनके पास एक लंबा अरसा है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और उनको ये लगता है कि ये 4 साल तक तो ये लोग थक जाएंगे, तो जो करना है वो करो। ये शायद उनके दिमाग में बात आ गई है, इसलिए वो बिंदास स्टेटमेंट देते हैं, आप जो करना है कर लो, हम वापस नहीं लेंगे। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंसान का 4 साल तो दूर की बात, पल भर का भरोसा नहीं, कभी भी ढम भी हो सकता है। मेरी मिसाल ले लो, मैं सोचा था मैं 70-80 साल तक मैं कुछ नहीं होऊंगा, मैं घटमुट हूँ, मेरी उम्र लगती नहीं, मैं एकदम एक्टिव हूँ,
मैं मेंटेन करके रखा है। हाल ही के अंदर 2 महीना पहला मेरी तबीयत नासार होके मैसियो अटैक हुआ, अगर 7 मिनट पहला मैं अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता ढमार, ये कद्दू का क्या भरोसा, प्रधानमंत्री का क्या भरोसा, थोड़ी लिखा के लेके ना आए ये लोग कि मैं इतनी दिन जीऊँगा करके। कोई भगवत गीता में नहीं है, कोई कुरान में नहीं है, कोई बाइबल में नहीं है कि इंसान इतने दिन जिएगा करके, सब उसकी मर्जी है। 4 साल का क्यों बात कर रहे हैं आप? जी। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आएगा। तो ये लोग जो डरा रहे हैं अभी कि कल को हम बैंक में भी अगर एनपीआर का पेपर नहीं देंगे या एनआरसी आप नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट को भी सीज कर दिया जाएगा, जो एक लोगों के अंदर डर है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? कितने अकाउंट को आप सीज करेंगे? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है। अब उसके अंदर दलित भाई लोग 30% है, मुसलमान उनके सेंसस के हिसाब से 18 से 20% है, 50% हो गया। क्रिश्चियन भाई के 2-3% ले लो, लगभग 60% 60 करोड़ आवाम हो गई। कहाँ से आप उनका 60 करोड़ आदमी का आप बैन करेंगे? ये सब डराने की बात है, ये कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेल डालेंगे, हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा करके जेल क्यों डालेंगे करके बोलते हैं। अच्छा भाई, मेरी एक छोटी सी एक मिसाल है, ये कर्नाटका की आप बात ले लो। बेंगलुरु में एक जेल है, मड़वाल के पास एक जेल है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 की कैपेसिटी है, बराबर ना। अब इधर से आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल है, जैसे कि रामनगर में एक जेल है, मंड्या में एक जेल है, मैसूर में एक जेल है, चामराजनगर में एक जेल है, बेलगाम में एक जेल है, हुबली में एक जेल है। हमारे 30 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-1 लाख की भी कैपेसिटी ले लो तो 30 का कितना हो गया? 3 लाख हो गया। हमारे पूरे स्टेट्स, कितने स्टेट्स है हिंदुस्तान के अंदर? 30 स्टेट है, 30 स्टेट के कितने हो गए? 30 लाख जेल की कैपेसिटी है। तुम 60 करोड़ आवाम को कहाँ रखेंगे? कैपेसिटी उतने की बनी है। तो ये आपको लगता है ये एक डराने की बात है? भाई ये डराने की बात है। सबसे ज़्यादा आज मेरे हिसाब से ये प्रोटेस्ट के अंदर आप देखे होंगे, इस प्रोटेस्ट के अंदर जो भागी हो रहे दिखने में मुसलमान दिख रहे हैं। अभी क्या होता है ना, मुसलमान ज़्यादा करके वाइट कपड़ा पहनता है और टोपी कभी भी पहन के रखता है। वो टोपी पहन के दिखता है मुसलमान है, मगर बड़ी तादाद के अंदर दलित भाई है, हिंदू भाई लोग जो सेक्युलर माइंडेड है, उनसे ज़्यादा आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब से आज़ादी आई, आप देखे होंगे हिस्ट्री है, कभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकले थे। आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर कॉलेजेस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, हर कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। वजह क्या है? वो लोग जानते हैं आने वाले दिन के अंदर ये एनआरसी प्लस सीए जो है मेरी आवाम को तकलीफ है करके। अरे नरेंद्र मोदी जी, चलो भाई मुसलमान आपके एमपी बोलते कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं टायर पंचर डालने वाले, ये वेल्डिंग करने वाले। अरे भाई इंसान की एक ना एक दिन तो पंचर होना ही है, वो पंचर डालने के लिए मुसलमान के पास आना ही ना। अच्छा चलो भाई, हम लोग अनएजुकेटेड टायर पंचर डालने वाले। अरे भाई हर स्टेट के अंदर रिटायर्ड जज लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमारी कर्नाटका का मिसाल ले लो, गोपाल गौड़ा जी ओपन उलमा एकरम के प्रोटेस्ट के अंदर आके उसकी खिलाफत किए। महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड जज वो ओपन प्रोटेस्ट कर रहे, गोवा के एक रिटायर्ड जज। अरे भाई उनको अक्ल नहीं है नरेंद्र मोदी जी? चलो भाई मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, मुसलमान पूरा टायर पंचर डालने वाला। मोदी जी आप भी मत भूलिए आपका जूना वाला, आप भी चाय बेचने वाले थे, हम टायर पंचर डालते थे, बराबर ना। टायर तो हर एक का एक ना एक दिन, हर एक की टायर तो एक ना एक दिन पंचर होना ही, परमानेंट टायर कोई नहीं रहता है। पंचर डालने के लिए हमारे पास आना है, मगर आप भी मत भूलिए कि आप भी चाय बेचने वाले थे। तो आखिर में प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं ये प्रोटेस्ट आप जारी रखो, हमको ये गवर्नमेंट्स के ऊपर उम्मीद नहीं रख सकते कि हम ये वो वापस लेंगे करके, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कि रीजनल पार्टी है, जैसा हमारे 30 स्टेट्स है हिंदुस्तान के अंदर, 30 स्टेट है, उसके अंदर 14 स्टेट जैसा कि आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, प्लस कांग्रेस हुकूमत है, वहाँ सब वो लोग ने फैसला कर लिया है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे करके। अगर कर्नाटका के अंदर अगर हमारी हुकूमत होती, हाल ही के अंदर हमारी हुकूमत थी, 2-4 महीने पहले हम कोलिशन गवर्नमेंट में थे, ये हमारे एमएलए को लेके आज उन लोगों ने हुकूमत बनाया। अगर हमारी हुकूमत होती तो इधर कोलिशन गवर्नमेंट, तो हम भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। वैसा आवाम भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं करके घर पे भी चुप बैठ नहीं सकते। मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, ये जो लड़ाई जो है मेरे हिसाब से, मेरी भी उम्र 50 पर 3 साल है, मैं भी सियासत 40 साल से नज़दीक से देख रहा हूँ। आज़ादी जब से हुई, कभी आज़ादी के बाद
कभी इस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ नहीं था और बीजेपी वाले ने भी कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से प्रोटेस्ट होएगा करके। आज ये लड़ाई कैसे चल रही है, आज़ादी के लिए जैसे लड़ाई करे थे, ब्रिटिश से जो आज़ादी हमने लिया उस तरीके से इस लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई इधर ही रोकने का नहीं है, ये लड़ाई को आगे बढ़ाना। मेरी आवाम से एक आजीजाना रिक्वेस्ट है, जिधर जिधर आप प्रोटेस्ट हो रहा, ये नहीं कि आप चामराजपेट हल्के में, जिधर भी आपको मालूम पड़ा आपके पास वक्त निकाल के वो प्रोटेस्ट में आप भागी होना। ये हमको, ये गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है, हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको हक फैसला मिलेगा और हमको कोई इधर से हिंदुस्तान से निकाल ही नहीं सकता। कोई मई के लाल की मजाल नहीं है, कोई भी निकाल नहीं सकता। ये हम लोग प्रोटेस्ट करें सिर्फ ये संविधान के खिलाफ है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा था, जब बाबा साहब अम्बेडकर को आज़ादी मिलने के बाद 1940 बरसात में संविधान लिखने के लिए गांधी जी प्लस नेहरू, संविधान किससे लिखा जाए, कौन सही संविधान लिख सकता, तो ये तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखने के लिए 1 साल का टाइम नहीं लिया, 1 महीने में नहीं किया, 2 महीने में नहीं किया, कम से कम 3 साल पूरा टाइम लेके उन्होंने संविधान लिखा है। और वो संविधान के खिलाफ ये एक्ट आया हुआ है और ये एक्ट के खिलाफ ये अमेरिका ने नोटिस सर्व किया है कि भाई तुमने, अमित शाह जी को भी नोटिस सर्व किया है, नरेंद्र मोदी को भी नोटिस सर्व किया है कि तुमने ये एक्ट के खिलाफ, तुम ये संविधान के खिलाफ तुम्हें एक्ट लेके आया करके ऑलरेडी नोटिस सर्व हुआ है। और इनकी ज्यादती कर रहे। हिटलर का देखे होंगे, हिटलर किया, रूल किया, क्या हालत हुई लास्ट में उसकी, किस तरीके से मौत हुई इसकी। ये भी हिटलर के रूल के जैसा करने जा रहे हैं। एक ना एक दिन जाना ही है प्रधानमंत्री जी, आपको हमको सब जाना है। जाते जाते आदमी कुछ नहीं लेके जाता, जाने में खड़के आँख में 4 आंसू डालना चाहिए। भाई ये नेक इंसान था, ये 4 आदमी का भलाई करके गया, तो ही वो दौलत है। थैंक यू, शुक्रिया।